नमस्कार। आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है आखिर वापस आ गए सेवानिवृत्त शिक्षक श्यामलाल। शिक्षक श्यामलाल जी रिटायरमेंट के बाद अपनी पत्नी रमा के साथ अपने पैतृक गांव चले गए थे, ये सोचकर कि बाकी का समय अपने पैतृक गांव में आराम से बिताएंगे। लेकिन 4 महीने के बाद ही बहुत सी कड़वाहटों और अनुभवों को लेकर वापस उसी शहर में आ गए थे जहाँ से वे सेवानिवृत्त हुए थे। आज वे बहुत सुकून महसूस कर रहे थे। यहाँ भी उन्होंने निजी घर बनवा लिया था जिसमें वे नौकरी के दौरान रहते थे। इस शहर में आकर उन्हें अपनेपन का एहसास हो रहा था। वहीं जिस पैतृक गांव में वे अपनों के बीच गए थे वहाँ उन्हें पूरे समय परायेपन का एहसास हुआ था। आज यहाँ आकर श्यामलाल 40 साल पूर्व का जो समय याद कर रहे थे, जब वे 22 वर्ष की अवस्था में सरकारी स्कूल में शिक्षक बनकर इस शहर में आए थे। तब वह अपनी पत्नी रमा को अपने माता पिता के पास छोड़कर आए थे। यहाँ के 5 साल तक अकेले ही रहे। इसके बाद इसके बाद रमा को भी यहीं ले आए थे। श्यामलाल अपने पैतृक गांव से गहराई से जुड़े रहे। बड़े भाई रामलाल को तो पिता तुल्य मानते थे और भाभी को मां समान। श्यामलाल उस समय अपने वेतन का 80% हिस्सा अपने गांव भिजवा देते थे। ये सिलसिला 12 वर्षों तक चलता रहा। श्यामलाल के इन्हीं पैसों से 22 बीघा ज़मीन खरीदी गई। गांव का कच्चा मकान भी इन्हीं पैसों से पक्का बना। छोटी बहन और भाई की शादी भी श्यामलाल के वेतन के पैसों से ही हुई। उनके पैसों से उनका परिवार गांव का संपन्न और खुशहाल परिवार बना। श्यामलाल ने ज़मीन भी अपने बड़े भाई रामलाल के नाम खरीदी थी। एक मकान और ख़रीदा था, वो भी उन्होंने रामलाल के नाम ही खरीदा था, जिसमें वे रिटायरमेंट के बाद रहना चाहते थे। 12 वर्ष वेतन देने के बाद जब श्यामलाल जी के खर्च बढ़ गए, दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे, तब उन्होंने पैसे भिजवाने बंद कर दिए। लेकिन उनकी ज़मीन से होने वाली सारी आय रामलाल के पास ही रही, जिससे वे आर्थिक रूप से संपन्न होते गए। इधर श्यामलाल के खर्च बढ़ने पर उनके हाथ तंग रहने लगे। फिर भी उन्होंने रामलाल जी से ज़मीन की आय का हिसाब किताब नहीं मांगा, ना ही पैसे मांगे, और रामलाल जी ने भी उन्हें हिसाब देना उचित नहीं समझा। श्यामलाल बीच में 2-4 बार अपने गांव गए, फिर इसके बाद पूरी तरह से इसी शहर के होकर रह गए। रिटायरमेंट के बाद यह सोचकर कि अपनी ज़मीन जो उन्होंने धरोहर के रूप में भाई को दी थी वह ले लेंगे, उस पर खेती करेंगे और वो जो मकान उन्होंने बनवाया था उसमें आराम से रहेंगे। लेकिन जब वह गांव पहुंचे तो वहां का माहौल एकदम बदला हुआ था। किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। रामलाल जी के हाथ में से सब कुछ छिन गया था। सब कुछ बेटों और बहू के हवाले था। श्यामलाल के मकान पर भी उनके भतीजे का कब्जा था। यहाँ उन्हें सब परदेसी समझ रहे थे। उनके पक्ष में कोई नहीं था। नई पीढ़ी के बच्चों के लिए तो वे एकदम अनजान थे। जब उन्होंने अपनी ज़मीन और मकान की बात रामलाल से कही तो वे बोले, मेरे हाथ से सब जा चुका है, मैं तो खुद उनकी रोटियों का मोहताज हूँ। श्यामलाल ने जब भतीजों से ये कहा तो उन्होंने साफ कह दिया, आपका यहाँ कुछ भी नहीं है, ज़मीन भी हमारी है और मकान भी हमारा है। 2-4 दिन की मेहमानी करिए और वहीं जाइए जहाँ से आए थे। भतीजों की यह बात सुनकर ऐसा लगा मानो श्यामलाल आसमान से सीधे धरती पर आ गिरे हों। उन्होंने इसके बाद गांव में पूरे 4 महीने एक किराए का मकान में रहकर अपनी ज़मीन और मकान वापस लेने के हर संभव प्रयास किए। सफलता नहीं मिली। एक दिन उनके दोनों भतीजों ने उनकी बुरी तरह पिटाई कर दी। गांव का कोई उन्हें बचाने नहीं आया। रामलाल भी कुछ नहीं बोला। भतीजों ने चेतावनी देते हुए कहा, जल्दी से जल्दी गांव छोड़ दो अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो। तब श्यामलाल ने पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी थी। पर जब दोनों भतीजों को गिरफ्तार करने आई पुलिस तो पूरा गांव भतीजों के पक्ष में खड़ा हो गया। श्यामलाल अकेले पड़ गए। श्यामलाल को
अब तब और हैरत हुई जब उनके पिता समान बड़े भाई जो भतीजों द्वारा उनकी बेरहमी से पिटाई पर एक शब्द नहीं बोले थे, वे पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। वही रामलाल अपने अपराधी बेटों का पक्ष लेते हुए श्यामलाल से राजीनामा करने की बात कह रहे थे। भतीजों की आंखों में कुटिलता थी, लेकिन सभी कह रहे थे, नहीं नहीं, इन्हें आपकी पिटाई करने का बड़ा अफसोस है। छोटे हैं, बच्चे हैं, इन्हें माफ़ कर दो और ये रिपोर्ट वापस ले लो। ये देख श्यामलाल का मन खिन्न हो गया। उन्होंने रिपोर्ट वापस ले ली और फिर रामा से के कहने पर कि अपने को इतनी पेंशन मिल रही है कि अपना गुजारा आराम से चल जाएगा, चलो वहीं चलते हैं। जहाँ आप नौकरी करते थे वही अपना शहर है। और अगले ही दिन श्यामलाल अपनी पत्नी के साथ ट्रेन में बैठकर हमेशा के लिए अपने शहर में आ गए थे।